ए केमिकल रिएक्शन, है ना। हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर पहली बार है, नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम ये देखेंगे, फर्स्टली इसको हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो होता क्या है ना। रेट अगर देखा जाए तो अगर कोई रिएक्टेंट हम लेते हैं और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यहां पर आप देख रहे हैं ये कोई रिएक्टेंट लिया गया और ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो रिएक्टेंट की वैल्यू कम होती जाती है और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी दोनों की मात्राओं में चेंज जाता है, रिएक्टेंट भी चेंज होता है और प्रोडक्ट भी चेंज होता है। तो हम अगर उसके बेस पर अगर इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, है ना। यानी द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, है ना। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर यानी पर यूनिट टाइम पर क्या हो रहा है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। यहां पर हम देख रहे हैं रेट रिएक्टेंट ये दे रखा है और इस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसको अगर हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग लें तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना। वही डिफाइन किया गया था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, यानी पर यूनिट टाइम जितना टाइम ले रहा है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमको निकलेगा रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अतिरिक्त अगर हम मान लीजिए हमको सिर्फ निकालना है सिर्फ रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन, तो सिर्फ रिएक्टेंट का निकालना है तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्टेंट है ना इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि कंसंट्रेशन तो चेंज हो रहा है, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो। तो यहां पर अगर हमको राइट करना होगा रिएक्टेंट का तो लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, और इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू या रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। दूसरी चीज वही प्रोडक्ट का अगर हमको राइट करना होगा तो प्रोडक्ट के लिए हम लिखेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन हम राइट करेंगे। या हम ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो ये होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि कोई रिएक्टेंट ले रहे हैं और उसकी रिएक्टेंट की वैल्यू में चेंजेस अगर आ रहा है तो उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी से, और प्रोडक्ट की वैल्यू को हम डिनोट करेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से। अब सवाल ये है कि ये क्यों आ रहा है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये क्यों आ रहा है। सपोज करते हैं हमने ये रिएक्टेंट लिया है और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो सपोज करते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट पहले R1 लेते हैं और टाइम T1 पर ये हो जाता है P1, है ना। दूसरी बार जब टाइम T2 होता है तो रिएक्टेंट R2 से क्या हो जाता है, P2 हो जाता है। तो इसका मतलब कि चेंज इन टाइम क्या होगा, तो टाइम में चेंज अगर देखेंगे तो आएगा T2 माइनस T1, है ना, T2 माइनस T1। तो क्या आएगा, T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा T आएगा, हमने राइट कर लिया। वहीं अगर हमको रिएक्टेंट का लिखना होगा, चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, क्या लिख देंगे, R2 माइनस R1 लिखेंगे, यहां पर ये हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन में चेंजेज आ रहा है। वहीं अगर हमको इसका लिखना होगा प्रोडक्ट का चेंज इन कंसंट्रेशन, तो पहले P1 था उसके बाद P2 हुआ, तो यहां पर हम राइट कर लेंगे P2 माइनस P1। तो इस तरीके से
हम क्या करेंगे, ये रिएक्टेंट की वैल्यू को हमने डिफरेंशिएट किया, माइनस किया तो आया डेल्टा आर, और प्रोडक्ट की वैल्यू को माइनस किया तो आया डेल्टा पी। तो इसलिए हमने क्या रखा था यहाँ पर, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यानी ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। यहाँ पर एक चीज राइट किया गया माइनस साइन, और यहाँ पर रहता है पॉजिटिव साइन। तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना, और कोई इसका मतलब नहीं है, यानी ये इंडिकेशन कर रहा है कि वैल्यू रिएक्टेंट की डिक्रीज कर रही है, इसलिए माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करता है। अब सवाल ये है कि हम निकालते हैं यूनिट ऑफ रिएक्टेंट या यूनिट ऑफ रेट, है ना, रेट क्या होगा, यूनिट, तो यूनिट की रेट हम निकालेंगे तो क्या है, रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम में हम लिखते हैं जो ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है ना वो मोल पर लीटर होती है, हमने यहाँ रख लिया है मोल पर लीटर, यहाँ पर है मोल पर लीटर, हमने एक कंसंट्रेशन की यूनिट रखा। उसके बाद नीचे टाइम है, टाइम को लिखते हैं सेकेंड से, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहां आप देख रहे हैं ये डिनोट किया गया है। दूसरी चीज यहां पर हम ये देखेंगे कि जो यूनिट ऑफ रेट होता है ये अगर हम लिक्विड फेज में लें या किसी सॉलिड प्रोडक्ट के लिए, रिएक्टेंट के लिए लें, तो ये आता है मोल पर लीटर पर सेकेंड आता है। लेकिन वही अगर किसी गैसियस कंडीशन में अगर हम लेते हैं ना, तो जो यूनिट ऑफ रेट होता है वो एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड हो जाता है ना, कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड आएगा अगर हम गैसियस सब्सटेंस के लिए रेट फाइंड करते हैं तो। दूसरी चीज ये है कि अगर हमको निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं एक ग्राफ दिया गया है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, रिएक्टेंट की वैल्यू है, इसको आर नॉट से हमने रिप्रेजेंट किया, इनिशियल वैल्यू है। जब इनिशियल वैल्यू है, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जैसे टाइम बीतता जाता है तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, है ना। तो जैसे टाइम बीतता जाएगा तो रिएक्टेंट की मात्रा क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। अगर यहां हम देख रहे हैं कि पहले ये इनिशियल वैल्यू ये था, लेकिन जैसे ही टाइम t1 हुआ, यहां पर आप देख रहे हैं टाइम t1, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो R1 आ गया, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, R1 हो गया एट टाइम t1। दूसरी चीज ये है कि अगर हम टाइम t2 पर गए तो कंसंट्रेशन R1 से क्या हो गया, R2 हो गया। तो इसके लिए यहां देख रहे हैं ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो ये क्या है, रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन रिएक्टेंट, है ना। यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या है, चेंज इन टाइम, है ना, टाइम में जो चेंज हो रहा है उसे रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद यहां पर हम ये ऐसी लाइन अगर राइट करते हैं, स्ट्रेट लाइन, यहां आप देखेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब एवरेज रेट फाइंड करना है। तो एवरेज रेट निकालने के लिए, यानी रेट हमको निकालना है एवरेज, तो एवरेज रेट इक्वल टू क्या आएगा, है ना, हमको रेट निकालना है, तो माइनस R2 में से हम R1 को निकालेंगे, तो R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1, है ना, ये हो जाएगा R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1, ये होगा अपॉन क्या लिखेंगे, टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना लिया है, T2 माइनस T1 हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये जो हमारा एवरेज रेट आएगा माइनस डेल्टा R अपॉन ये हो जाएगा डेल्टा T, है ना, ये आएगा हमारा एवरेज रेट अगर हम फाइंड करेंगे तो, है ना।
दूसरी चीज यहां पर अगर हम ले रहे हैं और इंस्टेंटेनियस रेट आता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा रिएक्टेंट के लिए, तो रेट एट ए पार्टिकुलर टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम पर अगर हमको रेट फाइंड करना होगा तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। तो यहां पर हम इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इस पर्टिकुलर टाइम पर हमको फाइंड करना है रेट, तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, यहां हो जाएगा ये dx वैल्यू और ये हो जाएगी ये dt वैल्यू, है ना, ये dt हो जाएगा और ये क्या वैल्यू dx है। तो इसके लिए अगर हमको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस, तो ये हो जाएगा माइनस dx अपॉन dt, है ना, क्या लिख देंगे, माइनस dx अपॉन dt। उसके बाद ये स्लोप है, यहां पर आप देख रहे हैं ये स्लोप आएगा जो डाउन आता है स्लोप, तो इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस स्लोप, ऐसे राइट कर देंगे माइनस स्लोप, है ना। माइनस स्लोप ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन की जो इसकी वैल्यू है, कंसंट्रेशन है, वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है यहां पर, तो ये माइनस स्लोप के द्वारा दिखाया गया। अब दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखें इस स्लोप के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, है ना। तो ग्राफिकली अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए हमने स्लोप ये दे दिया, ऐसे ले लिया, ऐसे स्लोप आ गया, तो स्लोप हमारा ऐसे आने का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्पीड है वो ज्यादा है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा खत्म हो रही है। अगर हमने ये ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे खींच दिया, इसका मतलब कि स्पीड स्लो है। यहां पर और ले लिया, इसका मतलब क्या है, रेट हमारा और कम हो गया है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम ले रहा है इतनी मात्रा खत्म होने में। तो ये क्या हो जाएगा ना, जो ग्राफ होगा उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेट, चाहे इंस्टेंटेनियस हो चाहे एवरेज रेट हो। यहां पर अगर हम प्रोडक्ट के लिए वही चीज फाइंड करते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए हमारा आएगा एवरेज रेट, यहां पर आप देख रहे हैं एवरेज रेट फॉर प्रोडक्ट, है ना। तो ये क्या होगा, P2 माइनस P1 करेंगे, यहां पर भी P2 माइनस क्या हो जाएगा P1, है ना, अपॉन T2 माइनस T1 होगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये क्या होगा, एज ए एवरेज रेट होगा, जिसको हम प्लस साइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट है। यहीं पर अगर हम किसी पार्टिकुलर टाइम पर फाइंड करते हैं ये इंस्टेंटेनियस रेट फॉर प्रोडक्ट, यहां पर आप देख रहे हैं, है ना, इस प्रोडक्ट के लिए इंस्टेंटेनियस रेट, तो यहां पर हम निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट, इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी रेट इंस्टेंटेनियस, तो ये हो जाएगा प्लस dx अपॉन dt, है ना, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस dx अपॉन dt इक्वल टू प्लस स्लोप, है ना, ये स्लोप पॉजिटिव है, यहां देख रहे हैं स्लोप ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप जा रहा है, तो इसके हम स्लोप अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है। स्लोप डाउन आ रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है यहां पर, है ना। तो यहां पर अगर हम ये फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, तो dx अपॉन dt होता है, और ये अगर हम इसको देखते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम पर जब निकालना होता है, तब ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं, है ना।